आज हम जो है ना थ्योरम नंबर 1 करेंगे। 10th क्लास का चैप्टर नंबर 9 का थ्योरम नंबर 1 करेंगे। ठीक है, ये थ्योरम बाकी जो आगे वाले 4 थ्योरम उनसे डिफरेंट है। मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि जो स्टेटमेंट है एक थ्योरम की, उसमें उसका हाफ हिस्सा क्या होता है, मालूम यानी गिवन होता है, और हाफ हिस्सा तकरीबन उसका मालूम होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसको आप ये इस लिहाज से थोड़ा डिफरेंट है बाकियों से, लेकिन ये इजी थ्योरम है। इसमें कोई आपको जो है ना इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसकी स्टेटमेंट एक दफ़ा पढ़ते हैं फिर आगे चलते हैं। कह रहे 3 गैर खती नकात से सिर्फ और सिर्फ एक ही दायरा गुजर सकता है। अब इसमें ये जो गैर खती नकात है ये क्या होते हैं, ये आप में से मैं आपको बता देता हूँ, अक्सर बच्चों को पता भी होगा। देखिए, आपने पहले पढ़ा था हम नकात, ये वो नकात होते हैं जो एक ही लाइन या खत पर वाक़या हो। मसलन ए, इसको बी ले लें, इसको सी ले लें, कोई भी नकात जो इसके ऊपर वाक़या होंगे उन्हें हम खत कहेंगे। ठीक है, ये जितने मर्जी आप इसमें ले सकते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए ज्योमेट्री की तमाम डायग्राम्स, तमाम जो भी चीज़ हम ज्योमेट्री बनाते हैं वो डॉट से मिलकर बनती है, यानी निकात से मिलकर बनती है। नुक्ता या डॉट जो है वो ज्योमेट्री का बेसिक जो पॉइंट है, यानी यहाँ से ज्योमेट्री को जो है ना स्टार्ट मिलता है, बेस मिलती है। बेस से मैं इसको ज़रा थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ। जैसे हम बायोलॉजी में क्लासिफिकेशन करते हैं जानदारों की, करते हैं ना, तो उस क्लासिफिकेशन में सबसे बेसिक उसकी इकाई या यूनिट क्या है, वो है स्पीशीज। ऐसे ही है ना, स्पीशीज से आगे क्लास है, कि आगे और चेंज है, और आगे सारी चीजें चलती हैं। ठीक है, इसी तरह इंसानी बॉडी के अंदर जो बेसिक यूनिट है वो सेल है। इससे आगे आपको पता, सेल से आगे टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से आगे ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से आगे सिस्टम बनते हैं, सिस्टम से आगे ऑर्गेनिज्म बनता है। तो हर जो चीज़ है उसकी कोई ना कोई बेस होती है। तो ज्योमेट्री की बेस डॉट्स है। क्या है? ये आपको इस चीज़ का इल्म होना चाहिए। अच्छा, ये तो हुए हम खत नकात। तो इसका उल्टा गैर हम खत नकात क्या हुए? लाइन पर गैर हम खत नकात। तो इसका आपको नाम से ही पता चल रहा है, ये वो नकात होंगे जो एक ही लाइन में वाक़या नहीं होंगे। जैसे मर्जी कर लें। ठीक है, अब इन्हें आप एक लाइन में करके दिखाएं। नहीं ना हो सकता है ये पॉइंट्स एक लाइन में कैसे होगा? मिलाऊंगा तो ऐसे मिलेगी जाके। तो क्या ये एक लाइन में? तो इसका मतलब है ये निकात कौन से हैं? गैर हमखत निकात। इसके अंदर भी हमने क्या लेना है? 3 गैर हमखत निकात लेने हैं, और देखना है कि उन 3 गैर हमखत निकात से अगर कोई दायरा बनाया जाए, खींचा जाए, तो कितने दायरे खींचे जा सके। ठीक है, साबित ये कर रहा है कि उन निकात के अंदर से सिर्फ और सिर्फ एक ही दायरा खींचा जाएगा, एक से ज्यादा नहीं खींचा जाएगा। ये बात क्लियर होगी है सर? चलिए, अब हम डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें सिंपल डायग्राम है। आपने 3 पॉइंट ले लेने, ए, बी एंड सी। ठीक है, जो कि एक लाइन में ना हो, एक ही खत पर। तो अब गौर करें, क्या ये एक ही खत पर है? ठीक है, अगर ये इन दोनों को मिलाएं तो तीसरा ऐसे मिलता है। तो ये एक खत पर नहीं है। तो हमारे पास इस थ्योरम में जो मालूम है, यानी जो गिवन है, वो यही है, ये 3 गैर हमखत नकात है। तो जल्दी से मालूम लिखिए। 3 गैर हम खत नकात ए, बी और सी से स्टॉप कर दिया।
अच्छा जी, मालूम सबको समझ आ गया है? Yes, sir. सिर्फ 3 निकात हैं जो एक ही लाइन में नहीं होंगे, आपने उसको लिख लेना है। ठीक है जी। हमारा मतलब क्या है इसके अंदर? इनमें से सिर्फ एक एक ही दायरा इन तीनों निकात ए बी और सी में से सिर्फ और सिर्फ एक ही दायरा गुजर सकता है। ओके जी, ये हमारा मतलब हो गया। अच्छा, अब इतनी छोटी डायग्राम के साथ तो इसका सलूशन नहीं निकलने वाला। अब मैंने बताया था अमल या कंस्ट्रक्शन ये काफी फायदामंद होता है। जब ये हम किसी डायग्राम में अमल करते हैं तो उससे हमें शक्ल इस तरह की हासिल होती है कि जिससे हम मसले को साबित करने में काफी मदद मिल जाती है। तो इस थ्योरम में अमल सबसे लंबा है। ठीक है, गौर से देखिएगा क्या होगा। लिखूंगा नहीं मैं, पहले बनाऊंगा अमल, लिखेंगे बाद में और बोलेंगे साथ साथ। अमल में सबसे पहले आपने करना है ए को बी से मिलाना है, ठीक है, और बी को सी से मिलाना है। क्लियर हो गया सब? यस सर। ओके, यहाँ तक तो अमल क्लियर हो गया। ए को बी से मिलाना है, फिर जो लाइन सेगमेंट बन गया हमारे पास एक, इसका एक आपने अमूद यानी परपेंडिकुलर अमूदी नासिब खींचना है। अमूद और अमूदी नासिब में भी फर्क है। अमूद 90 का होता है। अमूद वो लाइन है जो दूसरी लाइन पर 90 का एंगल बना दे। कहाँ पर बनाए ये नहीं है, सेंटर में नहीं होता, जहाँ मर्जी हो सकता है, सेंटर में भी है। लेकिन अमूदी नासिब ऐसी लाइन होती है जो दूसरी लाइन पर दो काम करती है। एक उस पर 90 का एंगल बनाती है और दूसरा उसकी तनसीब करती है, हाफ बराबर करती है। ओके, तो आपने क्या करना है, ए बी का एक अमूदी नासिब खींचना है जिसका नाम जो ए बी का आप नाम देंगे DF दिया हुआ है। ठीक है, आप मैंने ए बी ऊपर लिखा है, किताब वाले ने ए बी ये नीचे वाला लिखा है। इससे फर्क नहीं पड़ेगा, आप जो मर्जी कर सकते हैं। आप यहाँ से मैंने एक अमूदी नासिब खींचना है। ठीक है, यानी आप रूलर इस्तेमाल करके सीधी लाइन बना लें, पैमाना इस्तेमाल करके इस तरह बनानी है कि वो सेंटर में भी आए और 90 का एंगल भी बनाए। ओके, और इसका हम नाम दे देते हैं, ये है हमारा DF। ठीक है जी। और दूसरा आप अमूदी नासिब BC का खींचेंगे। ठीक है, उसको आप नाम देंगे उसके बाद इसको H K। ओके हो गया, दूसरा हिस्सा भी समझ आ गया। ये दोनों एक दूसरे को किसी जगह पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? इसको आपने 0 का नाम दे, O का नाम दे देना है, O का। ठीक है, थर्ड स्टेप ये है कि O को A से मिलाना है, O को B से मिलाना है और O को C से मिलाना है। अब मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, फिर हम लिख लेंगे। ओके, A को B से मिलाया, B को C से मिलाया, AB का अमूदी नासिब DF खींचा और BC का अमूदी नासिब दोनों अमूदी नासिब एक दूसरे को नुक्ता O पर करते हैं। O को A B और C से मिलाया। ये हमारा अमल है। अब हम इसको लिखेंगे जल्दी से। क्या किया? नुक्ता A को B से मिलाया और B को C से मिलाया। आप लोग जरा खामोश रहे, मिलाया। ओके जी, AB और BC के अमूदी नासिब खींचे जो एक दूसरे को नुक्ता O पर करते हैं। उसके बाद नुक्ता O को निकात A B और C से मिलाया। अच्छा, ये है अमल।
अमल में प्रॉब्लम तो नहीं रही किसी को? क्लियर हो गया? Yes, sir. देखिए आगे पहले लिख लेते ना तो फिर ये समझ नहीं आना था क्या हुआ। हमने पहले बनाया और बाद में उसे उसी तरह लिख लिया, ये इजी हो जाता है, ये इजी हो जाता है। इसलिए पहले लिखकर और बाद में बनाओगे तो फिर आपको याद नहीं रहेगा। ओके, हाँ जी। आगे अगला जो हिस्सा है आपको पता है, मसले का सबसे अहम हिस्सा सबूत। ओके, उस पे चलते हैं, देखते हैं कैसे होता है। सबूत के आपको पता है दो हिस्से होते हैं, बयानात और उनके दलाइल। अच्छा, इस थ्योरम के अंदर आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, क्लास 9th में, 9th क्लास चैप्टर नंबर 12, उसके 6 थ्योरम थे जो 9th क्लास में आपने पढ़े। वहाँ जो थ्योरम थे वो इस्तेमाल होने वाले हैं इसके अंदर। अब मैं थ्योरम पढ़ दूं ताकि आप लोगों को याद आ सके। नंबर तो मुझे सही याद नहीं है, लेकिन एक थ्योरम था, एक लाइन सेगमेंट यानी किता खत के अमूदी नासिब पर एक नुक्ता किता खत के सिरों से होता है। याद है ना? एक मैं अलग से डायग्राम बना के आपको दिखा देता हूँ। ये हमने एक लाइन सेगमेंट दी, क्लियर हो गया? ये हमने इसका क्या लिया है, नासिब लिया, ऐसे करके लेते थे, उसको हम LM का नाम देते थे। ओके, यहाँ हमने एक नुक्ता P लिया था और साथ ये करना होता था कि P A से और P से मुसाविल फासला है, यानी ये दोनों डिस्टेंस से ये लाना होता है। और ये साबित कर चुके थे हम। अब जरा गौर करें, गौर, AB का अमूदी नासिब कौन है? DF के ऊपर एक नुक्ता O है कि नहीं? तो O से ये A तक का फासला यानी सिरों तक, ये देखें, ये और ये फासला, ये दोनों बराबर हैं कि नहीं? बराबर हैं। यहाँ से आपने ये ले लिया। ओके, क्लियर हो गया? अब देखेंगे OA मुतमासिल है OB के, इसका शॉर्ट आप अमर भी लिख सकते हैं, और दूसरा आपको जो मैंने स्टेटमेंट बोली है वो सारी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। वो क्या है? अब एक किता खत के अमूदी नासिब पर नुक्ता किता खत के सिरों से क्या होता है, ये लिखना पड़ेगा। ओके, ये क्लियर हो गया। अब चले BC पर। BC नजर आ रहा है सबको? BC का अमूदी नासिब कौन है? HK के ऊपर एक नुक्ता O है कि नहीं? तो O जो नुक्ता है वो इसके सिरों से क्या होगा, यानी OB इज इक्वल टू OC। ठीक है? यानी इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें, OC इज इक्वल टू OB। क्लियर हो गया सबको? इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें, ये भी अमल की वजह से है। सबको क्लियर है? या फिर आपको वही स्टेटमेंट दोबारा लिखना पड़ेगा। और स्टेटमेंट एक बार और बोल दूं, गौर से सुने। अगर एक किता खत के अमूदी नासिब पर एक नुक्ता मौजूद हो तो वो नुक्ता किता खत के सिरों से क्या होता है, ये लाइन आपको लिखनी है। इसके बाद बहुत आसान काम है, बहुत आसान। आप देखिए, दो इक्वेशंस है हमारे पास, दो इक्वेशंस की राइट साइड इक्वल है, तो हम इनका कंपैरिजन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कंपैरिजन ऐसे होता है कि दो इक्वेशन की एक साइड इक्वल हो तो दूसरी साइड को हम खुद बराबर कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं। इसको कहते हैं कंपैरिजन करना, कंपेयर करना। ओके, तो इन दोनों इक्वेशंस की रूह से चेक कीजिएगा, OA मुतमासिल हो जाएगा OC के, यानी ये वाला डिस्टेंस OA ये भी किसके इक्वल हो सकता है? OC के। इन दोनों की रूह से। ठीक है ना? तो हम क्या लिखेंगे? इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 की रूह से, 2 की रूह से। ओके जी, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दें। क्लियर हो गया सबको? यानी हमने ये साबित कर लिया है, ये देख लिया यहाँ तक कि O से A तक का डिस्टेंस और O से B तक का डिस्टेंस और O से C तक का डिस्टेंस, ये तीनों डिस्टेंस बराबर है, ये तीनों डिस्टेंस बराबर है। अब जरा गौर करें, दायरे की डेफिनेशन आती है किसी को?
शाबाश। मुस्तवी के तमाम निकात का सेट जो मुअय्यन नुक्ता से बराबर फासले पर होता है। इसने बोला है बराबर फासले पर हो। मस्तवी यानी प्लेन के ऊपर कुछ निकात लेने हैं, वो तमाम निकात एक खास नुक्ते से एक जैसे फासले पर है। हमने इस प्लेन पर यानी व्हाइट बोर्ड पर 3 निकात लिए, ए बी और सी। दिखाई दे रहा सब? तो और डेफिनेशन के मुताबिक, दायरे की डेफिनेशन के मुताबिक ये तीनों नुकात एक खास यानी मुअय्यन नुक्ता से बराबर फासले पर है। यस सर। क्लियर हो गया ना? यस सर। यानी ये वाली डायग्राम दायरे की डेफिनेशन को पूरा कर रही है। यस सर। ठीक है। अच्छा, तो इन तीनों से जरा हम क्या, मैं ऐसे लिख सकता है इसको, ओ ए मुतमासिल है, ओ भी मुतमासिल हो जाएगा किसके, ओ सी के। क्या ये तीनों है ना बराबर? यस सर। या आपको तीनों इक्वेशन 1 2 3 तीनों लिख ले आएगा। यस सवाल नंबर 1 2 और 3 की रूह से। 3 की रूह से। ओके बच्चों, यस सर। ये हमारा हो गया इसको इक्वेशन नंबर 4 का। अब आपको कुछ स्टेटमेंट यहाँ पर लिखनी है आपके पास। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है? इन तीनों निकात के सामने ये ओ नुक्ता ऐसा है जिसका फासला इन तीनों निकात से यकसा फासले पर है। इक्वेशन नंबर 4 की रूह से। इक्वेशन नंबर 4 की रूह से तीनों डिस्टेंस बराबर है ना? तीनों डिस्टेंस बराबर है। तो ये जो ओ नुक्ता है ये तीनों डिस्टेंस का मुश्तरक नुक्ता है। कौन सा? नुक्ता ओ ए बी और सी से यकसा फासले पर। हाँ, ये भी लिख सकते हैं, नुक्ता ओ ए बी और सी से यकसा फासले पर। हम क्या करेंगे? नुक्ता ओ निकात ए बी और सी से यकसा फासले पर। बहुत नीचे चला गया काम। यकसा फासला पर है। ये इक्वेशन नंबर 4 की रूप से आप इसके साथ लिख सकते हैं। अच्छा, अब रही बात, मुझे ये बताओ, क्या ये तीनों निकात ए बी सी इसके इस ओ के अलावा भी किसी और नुक्ते से यकसा फासले पर है? क्यों सर? नहीं हो सकेगा, नहीं ना हो सकेगा। तो आप इसको क्या कह देंगे? इसको इक्वेशन नंबर 5 कहेंगे और लिखेंगे मसावात नंबर 5 की रूह से बस निकात ए बी और सी से सिर्फ और सिर्फ एक ही दायरा गुजर सकता है। ठीक है, ये लाइन आपने लिख देनी है। इसके साथ आप जो है ना वो हम आगे लिख चुके हैं। मतलब ये है कि यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। ये तीनों दायरे की डेफिनेशन याद हो तो मसला साबित होता नजर आता है। डेफिनेशन क्या है? दायरे मस्तवी पर या प्लेन पर तमाम निकात का सेट जो एक खास नुक्ते से क्या हो, तो ये हम साबित कर चुके हैं कि ए बी और सी निकात जो है, ए बी और सी कैसे है? नुक्ता ओ से यकसा फासले पर है। तो नुक्ता ओ इन तीनों निकात ए बी सी का सेंटर है। यस सर। तो इसलिए इनसे एक ही दायरा बनेगा। अगर ओ के अलावा कोई और नुक्ता होता यहाँ पर तो एक से ज्यादा दायरे बनते। यहाँ तो सिर्फ एक ही दायरा बनता नजर आ रहा है। सबको क्लियर हो गया? ये आखिरी लाइन आपको दायरे की डेफिनेशन से क्लियर हो। ठीक है, अब अगर कोई सवाल हो तो आप